गुड मॉर्निंग गर्ल्स मैंने आपको कल लेक्चर में मेथड करवाया था, मेथड ऑफ 3 सिलेक्टेड पॉइंट्स फॉर लॉजिस्टिक कर्व। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका 2.8। गिवन द 3 सिलेक्टेड पॉइंट्स y1 y2 y3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू t1 t2 एंड t3 एज फॉलोज। देखो उन्होंने हमें 3 सिलेक्टेड पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें हमारे पास t1 y1 t2 y2 t3 y3 सबकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, सो नाउ फिट द लॉजिस्टिक कर्व बाय द मेथड ऑफ द सिलेक्टेड पॉइंट्स। हमें कौन सा मेथड यूज करना है बेटा? सिलेक्टेड पॉइंट्स एंड ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द टी दीज। उसके बाद हमें ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास जो टाइम होगा यानी कि टी की जो वैल्यूज होंगी वो हमें ये सारी वैल्यूज लेनी है और ये सारी वैल्यूज लेकर हमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा। सॉल्यूशन मैं आपको इसमें से बताती हूँ। देखिए ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है। इसके बाद लेट द इक्वेशन ऑफ द लॉजिस्टिक कर्व बी। लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन आपकी ये होती है, ठीक है। So then by using the equation of K, B and A solving in the theorem of fitting of logistic curve with the method of the 3 selected points। बेटा अभी मैंने आपको इससे पहले जो ये थ्योरम कराई थी फिटिंग ऑफ लॉजिस्टिक कर्व मेथड ऑफ 3 सिलेक्टेड पॉइंट्स के साथ, तो उसमें हमने लास्ट में क्या किया था? हमने K, B और A इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करके हमें एक रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज करना है। चलिए देखिए, आपने उस थ्योरम में के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो के की वैल्यू आपकी ये सारी आई थी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उस थ्योरम से इस के की वैल्यू को ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में y1 y2 y3 सब कुछ गिवन है ना, तो आपको बस जस्ट सिंपली इसमें पुट करना है। पुट करेंगे, देखो y2 की वैल्यू मैंने पुट की, y1 की वैल्यू पुट की, y3 की वैल्यू पुट की, मैंने सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपल है सॉल्यूशन, तो इसका स्क्वायर करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, जो भी टर्म आएगी उनको मल्टीप्लाई करना है। सो आपको सिंपली क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी, इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करोगे तो आपके पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 152.7। उसके बाद अब हमारे पास बी की भी वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने थ्योरम में, ठीक है ना। तो मैं वो डायरेक्टली यहाँ पर ले रही हूँ। यहाँ पर लेने के बाद अब हमें फिर से इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे यहाँ पे y1 y2 के की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है कितनी? 152.7। y2 y1 भी आपको गिवन है क्वेश्चन में और t2 और t1 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर दी और ये मल्टीप्लाई करके ये आपका इसके साथ ही है कॉन्टिन्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1/t2 माइनस t1 था ना, तो ये आपकी t2 की वैल्यू है और ये आपकी t1 की वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब हमने क्या करना है बेटा? आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करके जो टर्म आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम आपको डिनोमिनेटर में करना है, तो सॉल्व करके आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ जो आपके पास log है इसकी log की बेस वैल्यू क्या दी हुई है? e। तो बेसिकली हम बेस वैल्यू क्या लेकर चलते हैं? 10 लेकर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है इन द बेस वैल्यू 10। तो मैं क्या कर रही हूँ? इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। इसको कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर 10 लिया है, यानी कि मैंने इस बेस वैल्यू को चेंज किया है। तो जब भी हम बेस वैल्यू चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? बाकी सारी टर्म तो सेम रहती है, यहाँ पर बेस वैल्यू 10 हो जाएगी। साथ में हमें मल्टीप्लाई करके क्या लिखना होता है? log e 10, ठीक है। यानी कि मैंने अपना बेस वैल्यू 10 में चेंज किया, तो साथ में आपने उसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है? log e 10 1/28 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद log m/n का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। log m/n क्या होता है? log m माइनस log n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो log e 10 है। देखो यहाँ हमें बेस सेम करने हैं ना, देखो यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पर e है, तो हमें बेस क्या करने होते हैं? सेम करने होते हैं। तो बेस हमें सेम करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है? log e 10 है ना, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? देखो बेटा यहाँ पर जो log के साथ टर्म लिखी है, क्या लिखी है? 10, वो कहाँ आएगी? न्यूमरेटर में। यहाँ पे क्या लिखी हुई है? e, वो कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। तो मैंने log e 10 को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके मेरे पास क्या आ जाएगा?
log 10 अपॉन log e। तो अब ये आपका बेस 10 में कन्वर्ट हो गए हैं। बस मैंने यहाँ पर बेस में 10 नहीं लिखा हुआ, आप चाहे लिख लेना। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है बेस 10 में, ठीक है, और 1/28 एज इट इज। इसके बाद बस आपको सबकी लॉग की वैल्यूज निकालनी है। लॉग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, तो ये आपका काम है। ये लॉग की वैल्यू सारी आपको फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी -0.1013। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल ए। स्मॉल ए हमने थ्योरम में ये फाइंड किया था, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, वही सेम सबकी पहले वैल्यूज पुट करनी है। के, बी, y1, t1 सबकी वैल्यूज हमें पता ही है, हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। इसका एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम लेके ये आ जाएगा, सॉल्व करके ये वाली टर्म आ जाएगी। मैंने यहाँ पे फिर से वही अप्लाई किया है। देखो यहाँ पर e है ना, तो बेस वैल्यू 10 करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई क्या करोगे, log e 10, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, जो log e 10 है यहाँ पे आपको फिर से यही करना है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, log 10 अपॉन log e। तो यहाँ आप जब इसको करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, आपको ये वाला स्टेप यहाँ पर सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको बी वाले पार्ट में समझाया था। तो ये सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.7543। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर सॉल्विंग में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ये आपका मैथमेटिकल ही सॉल्विंग है बेटा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई नो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, सब साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आप कर ही लोगे, अदरवाइज आप लॉग टेबल तो आपको आती ही है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस आप वो मेथड यूज कर लेना कि आपने इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आ जाएगा log 10 अपॉन log e, और उसको सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी 2.3026। इसको सॉल्व करके ये मिल जाएगी, ये वाला एज इट इज, प्लस में ये टर्म। सबको सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। सो हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लॉजिस्टिक कर्व इज, हमने क्या करना है, देखो ये इक्वेशन थी ना आपकी लॉजिस्टिक कर्व की, आपको के की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई, मैंने सबको इक्वेशन में पुट कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना था, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। चलो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। सो इन इक्वेशन स्टार आपकी कौन सी इक्वेशन थी बेटा, यही वाली, ठीक है ना। ये जो लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन है ना, यही आपकी स्टार इक्वेशन थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है ना, e टू द पावर a प्लस बी टी, मैंने सिर्फ ये ले ली, ठीक है, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया, म्यू, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक्सपोनेंट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, लॉग, तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी टी। ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, ये आपको टर्म मिल गई, इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या किया, log 10 म्यू, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करी हूँ, कन्वर्ट करी हूँ, किस में कन्वर्ट करी हूँ, बेस ई में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। पहले जब हम बी और ए की वैल्यू निकाले थे उसमें हम बेस 10 में कन्वर्ट करे थे, यहाँ अब मैं बेस ई में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो वो सिंपल है, कैसे करेंगे हम चेंज, लॉग, जो यहाँ टर्म लिखी होती है वो न्यूमरेटर में, जो यहाँ बेस में वैल्यू लिखी होती है वो डिनोमिनेटर में, और बेस दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। चलो उसके बाद अभी log e 10, अभी मैंने आपको पीछे बी वाले पार्ट में समझाया है, log e 10 इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, log e 10 कैसे होगा, log 10 अपॉन में log e, ठीक है ना। तो हमें बेटा यहाँ पे ना ये जरूर सॉल्व करना होता है log e 10, क्योंकि ये वाली टर्म जो होती है ना हमारी, इसकी वैल्यूज हमारी इस तरीके से ही फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो log 10 अपॉन log e, log 10 कितना होता है 1, log e की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, क्या होती है 0.4343, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.3026। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, log 10 की वैल्यू होती है 1, log e की आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, log e की वैल्यू होती है 0.4343। देखो जैसे मुझे याद है ना, log e की वैल्यू क्या होती है 0.4343, तो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.3026, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे log E10 के इस प्लेस पर क्या लिखा है 2.3026, ये एज इट इज। इसके प्लेस पर अभी देखो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है ना, आपको इसको इसके प्लेस पर पुट करना है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, log 10 म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो नाउ फाइनली द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ वाई टी आर गिवन बाय, देखो ये आपकी इक्वेशन है ना लॉजिस्टिक कर्व की, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है e टू द पावर a प्लस बी टी को म्यू मान लिया है, क्योंकि जो हम यहाँ पर लेट करके चले थे ना, तो इसके प्लेस पर मैंने म्यू लिख दिया है। और अब हम इस इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, विच आर ऑब्टेन्ड इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, जो हमारी टेबल होगी उसका जो लास्ट कॉलम होगा वो किसका होगा, हमारा ट्रेंड वैल्यूज का। ठीक है, चलिए अब हम अपनी टेबल बनाते हैं। देखिए ये आपको पीरियड्स गिवन थे ना क्वेश्चन में, लास्ट में आपको ध्यान हो, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें देखो आपके पास टी की वैल्यू ये गिवन थी ना ये सारी, तो हमने यहाँ पर टी की वैल्यू यही वाली ली है। ठीक है ना, पीरियड टाइम टी। ठीक है, इसके बाद अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, log e म्यू। देखो इसको अभी मैंने इक्वेशन में ये सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने ये एज इट इज ले लिया है। देखो यहाँ पे हमने अभी ये निकाला था ना सॉल्व करके, तो ये मैंने एज इट इज लिया है यहाँ पर log e म्यू। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर t है ना, आपको t के प्लेस पर ये वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, 0.7543 माइनस 0.1013 इंटू 5, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ हमें करना कैसे है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.7543 माइनस 0.1013 इंटू 18। ठीक है, ऐसी ही आपको सारी टर्म करनी है और सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, log e म्यू की वैल्यू होगी। ठीक है ना गर्ल्स, चलिए ये आपको सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, जिससे कि मैं आपको आगे जो टेबल में हमें फाइंड आउट करना है वो मैं आपको समझा सकूँ। तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.2478, यहाँ पर आएगा माइनस 1.0691 माइनस 1.7782 माइनस 2.7912। फिलहाल इतना ही बहुत है, आप आगे की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है गर्ल्स, चलिए इसके बाद अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, log 10 म्यू। ठीक है, log 10 म्यू अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये वाली टर्म आई थी। ठीक है ना, चलिए अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहाँ आ जाएगा log e म्यू। देखो log e म्यू अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया ना, क्या आया था 0.2478, तो 0.2478 को आपको डिवाइड करना है बाय 2.3026। सॉल्व करके जो आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो यानी कि जो आपने यहाँ पे इस वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं, आपने उसको किससे डिवाइड करना है, 2.3026 के साथ। जैसे अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस के 1.0691। देखो ये वैल्यू आई थी ना। ठीक है, इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है बाय 2.3026। ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 10 म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी log 10 म्यू की वैल्यू आएगी, आपको उसका क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, मैं एक की वैल्यू लिख देती हूँ, जैसे इसको सॉल्व करके आएगा 0.1076। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है किसका, 0.1076 का। ठीक है, एंटी लॉग मैंने आपको समझाया था ना कैसे निकालते हैं एंटी लॉग। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 0 वैल्यू लिखी हुई है। रफ में हम 0 लिख देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो कितना आ गया, 1 को हम रफ में ही लिखकर छोड़ देंगे, अभी हमें इसका यूज नहीं करना है। फिर हमें चेक करना होता है कि डेसिमल के बाद के दो नंबर कौन से हैं, 10 और फिर 7। 10 आप ऐसे देखोगे लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में, और 7 आप ऐसे देखोगे। ठीक है ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमें इन वैल्यूज को देखना होता है। और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 पर जो भी वैल्यू लिखी होगी आप उसको रफ में लिखोगे,
फिर 6 को आपको कहाँ ढूंढना है, मीन डिफरेंस में, और मीन डिफरेंस में जो भी वैल्यू होगी आपको रफ में जो नंबर लिखा था उसमें आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 12810। अब ये जो 1 आपने रफ में लिखा था, मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है कि आपको इतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, काउंट करना है, एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या फाइंड आउट होता है, एंटीलॉग की वैल्यूज। ठीक है ना। तो गर्ल्स इस वाले कॉलम में आप जो भी वैल्यूज निकालोगे, यहाँ आपको उसका क्या निकालना है, एंटीलॉग। एंटीलॉग निकाल के जो आएगी टर्म वो किसकी वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट में आपको क्या निकालना था, ट्रेंड वैल्यूज। और ट्रेंड वैल्यूज के लिए आपके पास ये था ना फॉर्मूला। ठीक है ना। अब चलो इस फॉर्मूले में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। के की वैल्यू देखो आपने अभी फाइंड कर ली थी ना पीछे, के की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 152.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। देखो म्यू अभी आपने यहाँ पर निकाला, ये रहा म्यू। फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या है, 1.2810। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.2810। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, वाई टी यानी कि ट्रेंड वैल्यू की। तो इसको सॉल्व करके आएगा 66.944। चलो मैं आपको एक नेक्स्ट भी निकाल के दिखाती हूँ। के की वैल्यू है 152.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू के प्लेस पर अब क्या आएगा बेटा, जो यहाँ पर आप सेकंड वैल्यू निकालोगे, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्व करके टर्म आएगी, मान लीजिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है 1.5367। ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, एंटीलॉग। ठीक है। एंटीलॉग किसका, 1 बार 0.5367। सो इसका एंटीलॉग आपका आ जाएगा 0.3434। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 0.3434। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 113.667। तो ये जो आपकी सारी वैल्यूज आएंगी बेटा, ये आपकी क्या है, ट्रेंड वैल्यूज, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है गर्ल्स। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ये पूरी टेबल बनानी है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये आपको पीरियड्स गिवन है। आपको पहले लॉग ई म्यू फाइंड आउट करना है। लॉग ई म्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर जो टी है, टी के प्लेस पर आपको ये वैल्यूज पुट करनी है सारी। ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करके जो भी सॉल्व करके आपकी टर्म आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, लॉग ई म्यू की होगी। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, log 10 म्यू, जिसका फॉर्मूला भी हमने पीछे फाइंड किया था, log ई म्यू डिवाइडेड बाय 2.3026। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है इन न्यूमरेटर और डिवाइड करना है 2.3026 के साथ। जो भी वैल्यू आएगी हमने फिर उसका क्या करना है बेटा, एंटीलॉग। एंटीलॉग करके जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, म्यू की। फिर हमने लास्ट में क्या फाइंड करना है, लास्ट कॉलम में ट्रेंड वैल्यू, जिसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, के डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। ठीक है ना। के की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में फाइंड कर ली है, म्यू आप अपना इससे पहले वाले कॉलम में फाइंड कर चुके हो, उसको पुट करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो टर्म आएगी दैट इज योर ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, यूल्स मेथड। चलो देखो ये मेथड क्या होता है, लेट अस सपोज दैट द वैल्यू ऑफ के इज अप्रोक्सीमेटली नॉन और ऑब्टेन बाय अदर मेथड। हमने सपोज किया दैट का वैल्यू ऑफ के इज अप्रोक्सीमेटली नॉन और ऑब्टेन बाय द अदर मेथड, कि जो के की वैल्यू होगी वो हमारी अप्रोक्सीमेटली नॉन ही होगी। सो देन द लॉजिस्टिक कर्व ऑफ इक्वेशन ए कंटेन्स 2 पैरामीटर ए एंड बी। अब देखते हैं इक्वेशन ए कौन सी है हमारी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज योर इक्वेशन नंबर ए, दिस इज योर इक्वेशन ए। ठीक है ना। ये सारी की सारी आपकी इक्वेशन ए है। ठीक है। सो इस इक्वेशन में आपके पास क्या है, पैरामीटर्स कौन कौन से, ए और बी। ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस मेथड में,
कि हमारे पास जो इक्वेशन ए है वो बेसिकली हमारे पास उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, ए और बी, और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टी और वाई टी है, वो इक्वेशन में थे, ठीक है ना। सो हैंस द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर कैन बी यूज टू एस्टिमेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हैव फ्रॉम, हमने क्या करना है उसमें से जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर हमने उसको एस्टिमेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैंने वो इक्वेशन ले ली, ठीक है ना, ये वही इक्वेशन है, इक्वेशन ए, ठीक है। सो मैंने इक्वेशन ए ले ली। इस इक्वेशन ए में मैंने क्या किया, लॉग के अपॉन वाई माइनस 1, इसको मैंने वी लेट कर लिया, ठीक है ना, और ए प्लस बी टी मेरा एज इट इज है। तो देखो मैंने नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा भी है, वेयर हमने इस पूरे को क्या मान लिया है, वी। सो दिस रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रेंड बिटवीन वी एंड टी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लीनियर ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन किसके, वी और टी के बीच में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट ऑफ द स्क्वायर द नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग ए एंड बी आर, बेटा जैसे यहाँ पर हमने क्या लेट किया है, वी इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह ही बन गई है। सो उसकी हमारी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती थी, ये दोनों होती थी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या यूज किया है, जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी उसकी जो दोनों नॉर्मल इक्वेशन थी यहाँ पे मैंने वही यूज की है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो मैं नॉर्मल इक्वेशन लिख रही हूँ वो वी की टर्म्स में लिख रही हूँ, ठीक है ना। सो ये वही स्ट्रेट लाइन वाली नॉर्मल इक्वेशन है, बस आप उसमें क्या करोगे, वी के मतलब वी की टर्म में आपको वो दोनों नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पर लिखनी है। तो ये आपको कौन सा मेथड हो गया बेटा, यूल्स मेथड, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड आता है होटलिंग्स मेथड, ठीक है। थोड़ा नेम है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, हाँ। कुछ बच्चों को तो शायद हंसी भी आएगी जब हम ये पढ़ेंगे मीन्स इस नेम को पढ़ेंगे, तो नेम को पढ़ के थोड़ा सा हंसी आ जाती है, होटलिंग्स मेथड, ठीक है। चलो आओ पढ़ते हैं। अ वेरी एलिगेंट एंड ingenious method for fitting is given by Hotelling from remark 1। ये जो मेथड है ना बेटा, वेरी एलिगेंट, बहुत ही एलिगेंट सा है, ठीक है। और ये मेथड के लिए हमने रिमार्क 1, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो रिमार्क मैंने आपको आपके पढ़ने के लिए छोड़ा था बेटा, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो रिमार्क नहीं पढ़ा तो आपको ये मेथड समझ नहीं आएगा। उस रिमार्क में उन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं जो मैंने आपको 2 मेथड पढ़ाए थे ना, 3 सिलेक्टेड पॉइंट्स और पार्शियल सम वाला, तो वो से रिलेटेड ही है, तो इसलिए मैंने वो नई वीडियो में समझाया था। तो आप वो पढ़ लेना और उसको हमने यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। सो वो बोल रहे हैं जो हमारा रिमार्क 1 था, उस रिमार्क 1 में हमने ये कंडीशन प्रूफ की थी, ठीक है ना। ये कंडीशन वहां पर हमने प्रूफ करवाई थी। सो रिमार्क 1 से मैं ये वाली कंडीशन को ले रही हूँ, ठीक है। क्या थी, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस बी वाई 1 माइनस वाई अपॉन के। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे y से डिवाइड करूंगी तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पर y से डिवाइड करूंगी तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये एज इट इज, ठीक है। सॉरी बेटा। If the interval is not too large, then as an approximation to 1 upon y dy upon dt, जैसे अगर हमें पता है कि अगर हमारे इंटरवल ज़्यादा लार्ज नहीं हुआ तो जो हमारी अप्रोक्सीमेशन होगी इसकी 1 upon y dy upon dt की, सो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया, सो वी टेक 1 upon y डेल वाई टी अपॉन डेल टी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, सो डेल वाई टी अपॉन डेल टी, देन वी टेक, हमने क्या किया इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी टी की जगह मैंने क्या लिया है, डेल वाई टी अपॉन डेल टी लिया है, ठीक है। और ये जो आपका माइनस बी है ना, आपको माइनस बी को क्या करना है, ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। पहले माइनस बी की 1 के साथ करोगे, देन माइनस बी की इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने इस पूरे कंप्लीट को कैपिटल यू लेट कर लिया है, माइनस बी को मैंने कैपिटल ए लेट कर लिया है, बी अपॉन
k को मैंने कैपिटल B लेट कर लिया है और yt को मैंने सिंपल y लिख दिया है। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है वेयर u इज दिस, a इज -b एंड b इज b अपॉन k. So here capital A and capital B and consequently small b and k can be estimated from equation star. So by the principle of the least square, the constant A is then obtained by assuming that the curve of this passes through the mean of y and mean of t. This is so far the best method, both the point of simplicity and accuracy. So the logistic curve is found very good for measuring the trend of the population data. So basically बेटा वो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है a, ठीक है ना, वो हमारा बेसिकली जो ये हमारी कर्व था वो से पास कर रहा था मीन ऑफ कैपिटल y के लिए और मीन ऑफ t के लिए। तो जो हमारा ये मेथड है ये हमारा बेस्टेस्ट मेथड है, इसमें हमारी एक्यूरेसी भी आती है और ये हमारे एक सिंप्लिसिटी के साथ भी है। सो द लॉजिस्टिक कर्व इज फाउंड वेरी गुड फॉर मेजरिंग द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन डाटा। इसलिए हमारा जो लॉजिस्टिक कर्व है वो बेसिकली हमारा काफी बेटर मेथड है जिसको हम मेजर कर सकते हैं फॉर द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन डाटा। पॉपुलेशन डाटा, ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन डाटा के लिए हम लॉजिस्टिक कर्व को अगर यूज करते हैं तो वो हमारा बेटर मेजर करेगा। ठीक है, सो ये आपका आज का टॉपिक था, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और जो भी मेथड मैंने आपको इसमें सॉल्व करने के लिए बोला है वो आपको करना है और स्पेशली रिमार्क 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रिमार्क 1 के बिना आपको ये नहीं समझ आएगा, फिर आप सोचोगे कि ये वाली इक्वेशन हमारी कहाँ से आई है। ठीक है ना, ये पता भी तो होना चाहिए ना कि इक्वेशन कहाँ से आई है। सो यू हैव टू रीड रिमार्क 1 फॉर दिस इक्वेशन। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो या फिर मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगी रिमार्क 1 के लिए। ठीक है ना, चलिए। और गर्ल्स आपने मुझे इस वाले एग्जाम्पल की ये कंप्लीट टेबल सॉल्व करनी है। ठीक है, सॉल्व करके सेंड करनी है और आपको प्लीज ये जो कैलकुलेशंस हैं ये सब चेक करनी है क्योंकि बुक में बहुत मिस प्रिंट होता है। जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें काफी मिस प्रिंट होता है, तो आप एक बार प्लीज इसको सॉल्व करें और चेक करें कि वैल्यूज हमारी करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आप जो भी मुझे PDF भेजोगे तो मैं वो चेक करूंगी कि आप लोग ठीक भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो कोई भी बुक में से देखकर नहीं लिखेगा, सबने इसको कैलकुलेट करके ही सॉल्व करना है। ठीक है गर्ल्स, चलिए ओके, थैंक यू बेटा।